हम आज की कक्षाओं में, जो पिछली कक्षा में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक किया था, अब हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 101 पर। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 101 पर क्वेश्चन नंबर 37। पेज नंबर 1 पर क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कहता है? एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो एक हो गया उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि ये हो गया F, ये हो गया 2F, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि वस्तु 20 सेंटीमीटर, 20 का मतलब 2F पर रखी है। यहाँ हो गया F, यहाँ हो गया 2F, 2F और थोड़ा पीछे 2F। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। और वस्तु की लंबाई क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे पहला काम क्या है? F कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। कौन सा? प्लस में, ठीक है। U की वैल्यू कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V हमको पता करना है। वस्तु की लंबाई H1 कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई H2 हमको पता करना है और प्रकृति भी पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम V निकालते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है 1/V माइनस 1/U बराबर कितना होता है? 1/F। 1/V की वैल्यू हमको पता करना है। 1/U की वैल्यू कितना दिया है? -20 बराबर 1/F। ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 1/V प्लस 1/20 बराबर, ये F की वैल्यू यहाँ पे रखनी थी 10। ये टोटल 1/20 इधर आके -1/20 हो जाएगा, यानी कि 1/V बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/20 बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया 20। नीचे वाले से भाग दो, 10 दूनी 20, 2 आ गया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया माइनस। नीचे वाले से भाग दो, 20 एक कम 20, 1 आ गया, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, यानी कि 2 माइनस 1 बराबर 1। तो 1/V बराबर कितना हो जाएगा? 1/20। तो V बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। V की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब किधर बनेगा? लेंस के दाहिनी तरफ। लेंस के दाहिनी तरफ जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है? H2। तो फार्मूला क्या है? H2/H1 बराबर V/U। लेंस के लिए V/U, दर्पण के लिए -V/U। H2 हमको पता करना है, H1 कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर बराबर V कितना दिया है? V ये निकला है हमारा 20। U कितना है? U -20, ठीक है। इस 5 को ऊपर कर देंगे तो H2 बराबर क्या हो जाएगा? 20 × 5/20, और ये जो माइनस चिन्ह है इसको हमने आगे कर दिया। 20 से 20 कट गया, बचा क्या? 5, यानी कि H2 की वैल्यू कितनी हो गई? -5 सेंटीमीटर। H2 की वैल्यू माइनस में आई है, इसका मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, माइनस में है वास्तविक बनेगा, ठीक है। इससे भी पता चल रहा था कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, इससे भी पता चल रहा है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। माइनस में आने का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर ही होगा। वस्तु को 20 सेंटीमीटर पर रखा था, प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर पर लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 101 नंबर पेज पर क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे कि उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, आभासी नहीं, वास्तविक हो। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी F कितना है? 20 सेंटीमीटर। किसमें? प्लस में।
20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, यानी कि u की वैल्यू, कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि m की वैल्यू कितनी है, 2, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो m की वैल्यू होगी वो किस में होगी, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m की वैल्यू माइनस में होगी, जो कि पहले भी बता चुके हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए h2 यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई भी माइनस में आती है और m की वैल्यू भी माइनस में ही होती है। हमको f पता करना है, तो f पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/v माइनस 1/u। तो हमको क्या पता करना पड़ेगा, पहले काम हमको u पता करना है, तो f और v पता होना चाहिए, लेकिन v तो दिया नहीं है, तो v नहीं दिया है तो कुछ यहीं पर करके देखते हैं। तो m बराबर एक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v/u। m की वैल्यू कितना दिया, -2, v की वैल्यू नहीं पता है, u की वैल्यू नहीं पता है, u को इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा, -2 u बराबर v। ये v और u में संबंध आ गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v और माइनस 1/u। 1/v कितना है, तो 1/v हमको नहीं पता है, तो v रह गया, माइनस 1/u कितना है, 1/u। देखो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आई थी, -2u, तो v की जगह पर क्या रख देंगे, -2u। ये माइनस आगे आ जाएगा, ठीक, 1/2u माइनस 1/u। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2u, नीचे वाले से भाग दो, 2u से 2u में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यानी कि -1, ये भी माइनस है, u से 2u में भाग देंगे, u से u कट गया, 2 बचा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर f की वैल्यू हमने रखना नहीं भूल गए थे, 1/20। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1/20 बराबर -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3/2u। 2 को छोड़ दो, u को इधर ले आओ, तो u कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इस 20 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ चला जाएगा, यानी कि -3 गुणे 20/2। इस 2 से 20 को काट देंगे, 10 बार में कटेगा, और उस 10 का इस 3 में गुणा कर देंगे तो -30, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हमारे पास 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक लेंस है, तो उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि f और 2f के बीच में कहीं को वस्तु को हमको रखना पड़ेगा। तो जब f और 2f के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा 2f और अनंत के बीच में कहीं मिलेगा और वस्तु से बड़ा मिलेगा। कितना बड़ा, 2 गुना बड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 38। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39, पेज नंबर 101 का ही क्वेश्चन नंबर 39 कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। अब यहाँ पर कौन सा कर दिया, अवतल लेंस। एक अवतल लेंस, ठीक है, उसका f कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस का फोकस हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया, यानी कि u की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, माइनस में। फोकस भी 20 है और वस्तु भी 20 पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v पता करिए। प्रकृति, प्रकृति भी बताइए और किरण आरेख भी बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम v पता कर लेते हैं पहले। तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। 1/v हमको पता करना, माइनस 1/u कितना दिया है, -20 बराबर कितना है, 1/-20। 1/v, ये माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया, बराबर ये क्या हो गया, -1/20। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -1/20। ये हो गया इधर आकर के प्लस 1/20, इधर आकर के -1/20 बराबर कितना हो गया, एलसीएम हो गया 20। नीचे वाले से भाग देंगे, 20 एकम 20, एक आ गया, एक का ऊपर गुणा कर देंगे तो -1। नीचे वाले से भाग देंगे, 20 एकम 20, एक आ गया, एक का ऊपर गुणा कर देंगे -1 बराबर कितना हो गया, -2/20। ठीक, काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में, -1/10। तो v बराबर कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू माइनस में आ गई। माइनस में आने का मतलब क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब है
वो वस्तु की ही तरफ बनेगा, मतलब लेंस के लेफ्ट बायां साइड में। ठीक है, अगर ये प्लस में आ जाता तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा लेंस के बाईं तरफ और आभासी बनता है। अब कहता है कि किरण आरेख खींच करके बताइए। तो किरण आरेख खींचते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, एक अवतल लेंस, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, फोकस कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया हमारा F, ये हो गया हमारा 2F। हमने वस्तु को कहाँ रखा, 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, एक प्रकाश किरण क्या होगी, टकराएगी और टकरा करके क्या होगी, फैल जाएगी, और इस तरीके से फैलेगी कि अगर पीछे इसको हम डॉट 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 करके बढ़ाएंगे तो फोकस से जाएगी। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, इसके सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से। इसको प्रतिबिंब हम थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखा गया है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहीं पर वस्तु को भी रख दिया गया है। तो एक प्रकाश किरण गई, टकराई, मुख्य अक्ष के समानांतर गई, टकराई, और ये फैल गई। और इस प्रकार से फैलती है कि अगर इसको पीछे डॉट 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 करके बढ़ाते हैं तो लगता है कि फोकस पे जाकर के मिलेगी। आपतित किरण, निर्गत किरण। और दूसरी कहाँ से जाएगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। तो हम देखेंगे ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण फैलती हुई जा रही है, फैलती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आगे एक दूसरे को कहीं भी काटेंगे नहीं, और पीछे जो है इस जगह पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहां काटती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पर क्या होगा, हमको प्रतिबिंब मिल जाएगा। ये वस्तु है ए बी, तो ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये प्रतिबिंब होगा आभासी। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा 39। अब 102 नंबर पेज पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, अब अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती है। लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होंगी? लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अभिसारी किरणों, अभिसारी लेंस नहीं कर रहा है, अभिसारी किरणों। ठीक है, मतलब कि ये हमारा एक है मुख्य अक्ष, ये अभिसारी किरणें ऐसे आ रही हैं। ठीक है, अगर हम रास्ते में एक अवतल लेंस रख दें तो अवतल लेंस क्या करेगा, इन किरणों को फैला देगा, और फैला देगा तो क्या होगा, ये फैल जाएंगी और यहां कहीं चली जाएंगी। ठीक है, लेंस जब नहीं था तो यहां मिल रही थी, और लेंस लगा दिया तो यहां मिल रही है। तो कहता है अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस हमने रख दिया। अवतल लेंस जब रख दिया तो किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे फोकस होती हैं। मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है अब लेंस को हटा दें तो कहाँ फोकस होगी, यहाँ पर। तो कहता है कि लेंस यहाँ पर फोकस हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करिए। तो लेंस की उपस्थिति में जहाँ फोकस हो रही है, लेंस की उपस्थिति में जहाँ पर ये जाएंगी, उस दूरी को क्या कहेंगे, उस दूरी को कहेंगे v। ठीक है, उस दूरी को क्या कहेंगे, v। यानी कि यहाँ पर हमको क्या पता चल गया, यहाँ पता चल गया हमको v की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और ये किधर नापी गई है, इस तरफ। ठीक है, यानी कि प्लस में हो गया। f की वैल्यू कितनी दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है 30 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, इसलिए -30। ठीक है, सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। और क्या पता करने के लिए कह रहा है कि अगर ये लेंस नहीं होता, अगर ये लेंस नहीं होता तो कहाँ फोकस होता। तो लेंस नहीं होता तब जो है वो हमारी दूरी क्या कहलाएगी, u कहलाएगी। लेंस के बाद जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, v कहलाएगी। यानी कि u की वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f
एफ। 1/v 20 सेंटीमीटर माइनस 1/u हमको पता करना है। 1/f की वैल्यू कितनी है? -30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा हम ये वैल्यू किस में है, अच्छा करते हैं इसे, इस टोटल वैल्यू को क्या करें इस साइड ले जाए, तो ये -1/u बराबर कितना हो गया -1/30। ये माइनस को हमने पहले लिख दिया और इसके पहले कोई निशान नहीं है तो इसके पहले हम क्या मानेंगे प्लस। तो इस पूरी वैल्यू को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/u, ये माइनस में है, तीनों जगह माइनस है। देखेंगे इसके पहले भी माइनस हो गया, इसके पहले भी माइनस हो गया, इसके पहले भी माइनस हो गया, तो हम सब माइनस को हटा दें। एलसीएम कितना हो जाएगा 30 और 20 का 60, नीचे वाले से भाग दो, 30 दूनी 60, 2 आ गया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे 2 हो गया, प्लस 20 तिया 60, 3 आ गया, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे 3। तो 1/u बराबर कितना हो गया 3 और 2 5 बटे 60। तो u बराबर कितना हो जाएगा 60 बटे 5, काट देंगे 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी तक के प्रश्नों में हमने बहुत साफ और स्पष्ट कहा था कि u की वैल्यू हमेशा किस में होगी माइनस में होगी, लेकिन इस वाले प्रश्न में हम देखेंगे कि u की वैल्यू प्लस में आ रही है। क्यों? क्योंकि केंद्रित यहां पर हो रहा है लेंस के दाहिनी तरफ, लेंस के दाहिनी तरफ केंद्रित हो रहा है और लेंस लगा देने पर भी लेंस के दाहिनी तरफ ही केंद्रित हो रहा है, यानी कि v की वैल्यू प्लस तो था ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर u की वैल्यू भी प्लस में ही रहेगी, माइनस में नहीं होगी, क्योंकि इस तरफ नहीं है। समझ में आ गया? अब आता है 102 नंबर पर ही क्वेश्चन 44। क्या कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है इसलिए फोकस किस में होगा प्लस में होगा। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v की वैल्यू बतानी है, जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है। अक्ष के लंबवत से कोई मतलब नहीं है, हर जगह अक्ष के लंबवत ही होता है। तो हमको क्या करना है, वस्तु की दूरी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू कितना दिया है -25 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, लेकिन बस इसके पीछे वाले क्वेश्चन में प्लस में थी, ध्यान रखेंगे। और क्या करता है, प्रतिबिंब का आवर्धन m की वैल्यू भी पता करना है। तो हम देखेंगे v पता करना है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। तो 1/v की वैल्यू हमको पता करना है, माइनस 1/u की वैल्यू कितना दिया -25 बराबर 1/50। ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/50 माइनस 1/25। एलसीएम कितना हो जाएगा 50, नीचे वाले से भाग दो, 50 से कम 50, एक बार में क्या एक का ऊपर गुणा कर देंगे 1 हो गया, माइनस 25 दूनी 50, 2 आ गया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 आ गया 1/v। तो 1/v बराबर क्या हो गया 1 माइनस 1/50, उल्टा कर देंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया -50 सेंटीमीटर। -50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि लेंस के बायां तरफ यानी कि जिधर वस्तु रखा है उधर ही प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, और जब बायां तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब बायां तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा आभासी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई -50। अब हमको m भी पता करना है, तो m का फार्मूला क्या होता है v/u। m की वैल्यू v की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, v की वैल्यू -50 आया है, u की वैल्यू कितनी है -25, माइनस से माइनस कट गया 25 दूनी 50, m की वैल्यू कितनी आ गई +2, m की वैल्यू कितनी आ गई +2। तो हम देखेंगे v की वैल्यू कितनी आई थी -50, यानी कि लेंस के बायां तरफ। लेंस के बाएं तरफ हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। m की वैल्यू +2 है, m की वैल्यू अगर प्लस में है
तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। ठीक है, H2 की वैल्यू अगर प्लस में है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, H2 की वैल्यू अगर माइनस में है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, M की वैल्यू अगर प्लस में है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, M की वैल्यू अगर माइनस में है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक, इसका किरण आरेख भी बता देते हैं। एक उत्तल लेंस, इसकी फोकस f2f, यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर। वस्तु को कहां रखा गया? -25, यानी कि लेंस और फोकस के बीच में कहीं रखी गई है। इधर भी हो गया हमारा f2f। एक प्रकाश किरण गई, लेंस से टकराई, फोकस से होकर के जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण के वक्रता केंद्र से आगे दूरी लगातार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो आगे कहीं नहीं काटेगा, पीछे अगर हम डॉट 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 करके बढ़ाते हैं तो पीछे एक दूसरे को कहीं काटती हुई प्रतीत होती है। तो जहां काटती हुई प्रतीत होती है वहीं पर हमारा प्रतिबिंब, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन गया। ठीक है, कितनी दूरी पर बन रहा है? 50 सेंटीमीटर पर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? यहीं पर बन जाएगा, इसी के ऊपर थोड़ा सा इधर आ गया, 50 यहीं पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 44। अब इसके बाद से एक क्वेश्चन और है। अगर हम आ जाएं पेज नंबर 104 पर, पेज नंबर 104 पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 104 पर तीसरा प्रश्न, इसमें कहता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो हमने देखा था एक पॉइंट था प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण विरल, सघन, विरल, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह क्या होती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और जब यह प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण और ये हो गया निर्गत। ये वाली किरण कौन सी होगी? अभिलंब। ये वाली भी कौन सी होगी? अभिलंब। तो हम यह ऊपर वाले केस को नहीं देखेंगे, हम केवल नीचे वाले केस को देखेंगे। यानी कि इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब हम इसको और नीचे कर दें तो क्या होगा? ये और ऐसे जाएगा। हम इसको और नीचे कर दें तो हम देखेंगे कि इसके सतह पर ही ये प्रकाश किरण सतह पर निकलने लगी। अगर यहाँ पर छोटे एंगल से कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर हट जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। हमने इस प्रकाश किरण को थोड़ा सा और नीचे कर दिया तो यह प्रकाश किरण क्या होगी? निर्गत वाली थोड़ी और ऊपर जाएगी। हमने थोड़ा और नीचे कर दिया तो यह प्रकाश किरण क्या हुई? इस सतह पर ही बाहर निकलने लगी। इस सतह पर ही क्या हुई? बाहर निकलने लगी। तो यहाँ पर ये जो हमारा एंगल है, ठीक है, इस एंगल पर हम देखेंगे कि प्रकाश किरण क्या हुई? सतह पर जाने लगी। अब ये बताइए कि अगर थोड़ा सा इसको और हम नीचे कर दें तो क्या होगा? अब यह सतह पर नहीं जाएगा बल्कि इसके अंदर ही चला जाएगा। सतह पर जाने की बजाय क्या होगा? उसी के अंदर ही चला जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो हम देखेंगे कि अभिलंब से दूर हटता है। थोड़ा और झुका दें, थोड़ा और दूर हटेगा, थोड़ा और झुका देंगे तो वह सतह पर ही निकलने लगेगा, और थोड़ा और झुका दे तो सतह पर भी नहीं निकलेगा, यानी कि उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। उसी माध्यम में वापस चला गया, यानी कि परावर्तन, अपवर्तन और परावर्तन दो चीजें। यहाँ पर अभी हम अपवर्तन देख रहे थे, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई दर्पण नहीं है बल्कि कांच का एक गुटका है, और उस गुटके की वजह से ही क्या हो रहा है? ये उसके अंदर ही परावर्तित हो गया।
उसके अंदर ये परावर्तित हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? आंतरिक परावर्तन। इसमें कोई दर्पण नहीं है, केवल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, और इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए भी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जिस कोण पर ये जो है, जिस कोण पर ये प्रकाश किरण सतह पर निकलने लगेगा, इस कोण को क्या कहेंगे? इस कोण को कहेंगे क्रांतिक कोण, जिसको सी से डिनोट करते हैं। तो अगर हम देखें कि जब यह सतह पर ही निकलने लगा, तो जब सतह पर निकलने लगा तो यह एंगल क्या होगा? जब सतह पर निकलने लगा तो इस एंगल को हम कहेंगे आर, और इस एंगल को क्या कहेंगे? आई। ठीक है, लेकिन आई को क्या कहेंगे? आप सी कहेंगे, यानी कि आई को आई न कह करके हम क्या कहेंगे? सी कहेंगे। तो हम देखेंगे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि अगर इस माध्यम को हम 2 नंबर दे दें, ये 1 नंबर था तो ये भी 1 नंबर होगा, यानी कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। तो हम देखेंगे साइन आई की जगह पर क्या रखेंगे? साइन आई की जगह पर रखेंगे साइन सी, और साइन आर की जगह पर क्या रखेंगे? साइन 90। तो यहां पर हो जाएगा हमारा साइन सी बटे साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उसके क्रांतिक कोण C के बराबर होगा। सघन माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, 2 पहले लिखा है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, जो होगा उसको क्या कहेंगे? उसके क्रांतिक कोण के बराबर होगा, क्रांतिक कोण के साइन के बराबर होगा। यानी कि अगर यहां पर हवा है, एयर, ठीक है, ये ग्लास है यानी कि कांच, और ये फिर क्या हो गया? एयर हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे ग्लास से एयर में जा रहा है, यानी कि ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? साइन सी, जहां पर सी क्या है? क्रांतिक कोण है। ठीक, अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी कि एयर को पहले लिख दिया, एयर बटे ग्लास, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहाँ क्या निकला था? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको हमने उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी कि 1 अपान साइन सी। तो ये 2 फार्मूले हैं पेज नंबर 104 पर, प्रश्न संख्या 3। इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर हम यहाँ पर आपतन कोण I की वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण R और बढ़ जाता है, थोड़ा और बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण R बढ़ करके इसके पृष्ठ पर चला जाता है, मतलब 90 डिग्री हो जाता है। थोड़ा और बढ़ाते हैं तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस जाने लगती है। तो जब प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस जाने लगती है तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और जिस आपतन कोण I पर यह उसके पृष्ठ पर ही निकलने लगता है, उस आपतन कोण I को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण C कहते हैं। तो हम देखेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई अपान साइन आर। साइन आई की जगह पर क्या रख देंगे? साइन सी रख देंगे। साइन आर की जगह पर साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? साइन सी। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन सी। अगर सघन माध्यम हमारा कांच है, विरल माध्यम हवा है, तो ग्लास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक बराबर साइन सी। इसको हमने उल्टा कर दिया, ए को पहले लिख दिया, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 अपान साइन सी। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। मन लगा करके पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है।